हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टेडी नेचर लवर। आज मैं आप लोगों के साथ एक न्यू वांगजियन एफएफ शेयर करने वाली हूं जो कि ओमेगा वर्सेस है गाइस। इसमें टॉप लैन वांगजी है, बॉटम वीइंग है और कहानी एक मॉडर्न फैन फिक्शन है गाइस। आप लोगों को जैसी भी लगे प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। और जो भी कोई मेरे इस चैनल पर, इस वीडियो पर जो भी कोई न्यू है वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही और वीडियोस के लिए। और मेरी वीडियोस को प्लीज़ गाइस लाइक कर दिया करो, मुझे उससे ना मोटिवेशन मिलता है और ज़्यादा स्टोरीज़ लिखने के लिए। आज का पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। स्टोरी के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है एक बहुत ही बड़ा सा घर दिखाया जाता है। ब्लू एंड स्काई कलर की शेड से उसका कलर हो रखा था और वो बहुत ही देखने में बहुत ही ज़्यादा प्यारा सा लग रहा था, सुंदर लग रहा था देखने में। उस घर के अंदर का हमें सीन दिखाया जाता है। एक रूम के अंदर एक लड़का और एक लड़की बैठे हुए हैं सोफ़ा पे, अभी उनका नाम नहीं दिखाया गया है। और एक बॉय इधर से उधर घूम रहा है रूम में और वो चिल्ला रहा है उन दोनों के ऊपर। ख़ास तौर पे वो उस लड़के के ऊपर चिल्ला रहा है जो कि वहाँ बैठा हुआ है। और वो उससे कहता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम्हें बिल्कुल भी ये नहीं सोचा, तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी ये नहीं है कि तुम्हारा भी बड़ा भाई है या बड़ी बहन है। तुम्हें जो भी फैसला लेना है बस खुद लेना है, अपनी मर्ज़ी से लेना है। तुम अपनी मर्ज़ी के मालिक हो। हमने तुम्हें छूट दी है लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम ऐसे कामों को करोगे। तुम हमसे पूछ तो सकते थे कि तुम्हें कहाँ जॉब करनी है और कहाँ नहीं। तुम इतनी घटिया जगह पर कैसे जॉब करने जा सकते हो? मुझे बताओ तुमने ऐसा फैसला लिया क्यों? चाहे कोई भी मुसीबत आए या फिर कुछ भी हो, तुम्हें एक बार हमसे बात करनी चाहिए थी। वीइंग, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? यहाँ पे हमें पता चलता है गाइस कि जो लड़का बैठा हुआ है और डांट खा रहा है उसका नाम वीइंग है। वीइंग जो कि अपने ख्यालों में खोया हुआ था, वो स्माइल किए जा रहा था, उसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं था उस लड़के की डांट पर। तभी उसके पास में जो लड़की बैठी हुई थी वो कहती है, आशियान प्लीज़ शांत हो जाओ ना आचिंग, आसियान को ऐसे मत डांटो, मैं उससे बात करूँगी। और वो अपने भाई वीइंग की तरफ देखती हैं, वो उनकी सिस्टर हैं, वो उसे बुलाती हैं आशियान करके। उन्होंने 2 या 3 बार वीइंग को आवाज़ लगाई, उन्हें पुकारा वीइंग को उन्होंने आशियान करके, लेकिन वीइंग कोई भी जवाब नहीं देता, कोई भी रिप्लाई नहीं देता, क्योंकि वो सोच रहा था, कुछ सोच रहा था। वो अपनी ही सोच में डूबा हुआ था, उसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं था अपनी सिस्टर या अपने ब्रदर की डांट पर। वो बस कुछ सोचे जा रहा था और को ना स्माइल आ रही थी, उसके फेस पे बहुत ही बड़ी सी स्माइल आई थी। वो पागलों की तरह स्माइल किया जा रहा था और कुछ सोच रहा था, वो जवाब ही नहीं दे रहा था। तब जियांग चेंग, यहाँ पे मैं पहले ही बता देती हूँ गाइस, इसका नाम जियांग चेंग है, जो लड़का इसको डांट रहा था। वो आता है वीइंग के दोनों शोल्डर्स को पकड़ के और वीइंग को ज़ोर से हिला देता है और कहता है, वीइंग तुम्हारा ध्यान कहाँ है? हम लोग कुछ कह रहे हैं, तुम सुन भी रहे हो या नहीं? तुम सोच क्या रहे हो? हाँ, क्या सोच कर हंस रहे हो तुम? तुम्हें मेरी ये डांट हंसी लग रही है? तुम्हें मजाक लग रहा है? तुम इतनी ख़तरनाक जगह पर, इतनी घटिया जगह पर काम कर रहे हो, तुम्हें ये सब कुछ मजाक लग रहा है वीइंग? तुमने समझ क्या रखा है हम लोगों को? हाँ, हम लोगों की कोई बात माननी है तुम्हें ज़िंदगी में, लाइफ में, या नहीं माननी है? या फिर तुम्हें हमेशा अपनी ही मर्ज़ी करनी है? तुम हमेशा अपनी ही मर्ज़ी चलाना चाहते हो? तुम ना वीइंग कितनी बड़ी मुसीबत में हो ये तुम्हें पता भी नहीं है, अपनी मर्ज़ी की वजह से। आज देख लो तुम किस मुसीबत में हो, देखो तो सही अपनी तरफ। लेकिन गाइस हमारे वीइंग का तो कोई ध्यान ही नहीं होता है जियांग चेंग की साइड, और वो हिलने के बाद भी वो हंसे ही जा रहा था। तब जियांग चेंग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वहाँ पे टेबल के ऊपर गिलास रखा हुआ था पानी का, वो उस गिलास को उठाता है और उस पानी को वीइंग के फेस पे डाल देता है। उससे वीइंग को होश आ जाता है एकदम कि हाँ, उसको कोई डांट रहा था, कोई बुला रहा था, उसको एकदम से होश आ जाता है। वो एकदम झटके में कहता है, जियांग चेंग ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें पता भी है मैं कितना अच्छा। पूरा सेंटेंस को पूरा करने से पहले ही वीइंग रुक जाता है, कितना अच्छा कहते ही वो रुक जाता है और कुछ सोचने लग जाता है। तभी जियांग चेंग कहता है, क्या क्या पूरा करो अपने सेंटेंस को, क्या क्या देख रहे थे तुम? हाँ, कितना अच्छा, क्या देख रहे थे तुम इतना अच्छा जो तुम्हें हमारी बातें सुनाई नहीं दी? बताओ ना वीइंग, बताओ। तभी जियान यानली
उनकी जो सिस्टर है जियान यानली, वो वहाँ पर बैठी हुई थी। वो कहती हैं आचिंग प्लीज़, अगर वीजिंग नहीं बताना चाहता है तो तुम उसे फोर्स नहीं कर सकते हो, वो हमें खुद बता देगा जब टाइम सही होगा या उसका मन होगा जब, तब वो हमें खुद बता देगा, लेकिन तुम उसे ऐसे फोर्स मत करो। और वो वीजिंग की साइड देखती हैं और कहती हैं वीजिंग मेरी बात सुनो, तुम उस जगह पर अब जॉब करने नहीं जाओगे, तुम कोई और जॉब ढूंढ लो अपने लिए, लेकिन तुम उस जॉब को नहीं करोगे। तभी वीजिंग कहता है कि लेकिन सेजे, आपको पता है मैं पिछले 10 दिन से जॉब ढूंढ रहा हूँ, मैं 10 दिन से नौकरी ढूंढ रहा हूँ। मैंने कम से कम 50 कंपनियों में, फैक्ट्रियों में, शॉप्स पर, जो दुकानें होती हैं उन पर भी मैंने इंटरव्यू दिया, उनके लिए भी मैंने अप्लाई किया, लेकिन किसी ने भी मुझे नौकरी नहीं दी, क्योंकि मैं एक स्टूडेंट हूँ। इस बार में मुझे जॉब मिली है तो मैं क्यों नहीं करूँ? आपको पता है ना, फिर मम्मा हमें अलग कर देंगी, मुझे आपसे दूर नहीं रहना सेजे। ऐसा कह के वीजिंग अपनी सेजे के, जियान यानली के गले से लग जाता है और उसकी आंखों में से ना आंसू गिरने लगते हैं। उसको रियल में अपने बहन भाइयों से अलग नहीं होना है। वो हम बाद में देखेंगे कि उसकी मदर ने क्या किया है और क्या नहीं, ये अभी मैं नहीं बताने वाली हूँ। बस उसको अभी जॉब चाहिए, वो स्टूडेंट है, इस वजह से उसको जॉब नहीं मिल रही थी और अब वो रो रहा है, अपनी सिस्टर के गले से लग के रो रहा होता है। तभी जियांग चैंग कहता है बस करो, बच्चों की तरह रोना बंद करो, हम दोनों बहन भाई तुम्हारे लिए, हम तुमसे बड़े हैं ना, हम तुम्हारे लिए जॉब ढूंढेंगे, लेकिन अब तुम रोना बंद करो और शांति से बैठो यहाँ पे, और ये बताओ तुमने कुछ खाया है या नहीं खाया है, या फिर तुम उस जॉब के चक्कर में अपना खाना भी भूल गए हो। तब वीजिंग अपना सिर नीचे झुका लेता है, क्योंकि उसको सच में भूख लगी थी, उसने कुछ भी नहीं खाया था, और तभी उसका पेट आवाज़ करने लगता है, भूख वाली आवाज़ होती है ना जो, वो वाली आवाज़ करने लगता है। हाँ, उसके पेट को भूख लग रही है। जियांग चैंग और जियान यानली इस चीज़ को देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, और उन्हें प्यार भी आ रहा था कि हाँ, उनका भाई कितना मासूम है, कितना सीधा साधा है, वो उनके साथ रहने के लिए कितनी मेहनत कर रहा है। ऐसी गलती अगर उनसे हुई होती तो उनकी मम्मा ने डेफिनेटली उन्हें घर से बाहर निकाल दिया होता, लेकिन वीजिंग उनसे लड़ रहा है। ये चीज़ को देख के वो दोनों बहन भाई ना, जियांग चैंग और जियान यानली, दोनों इमोशनल हो जाते हैं और वीजिंग को हक कर लेते हैं, एक साइड से जियांग चैंग और एक साइड से जियान यानली, और हक करके कहते हैं कि हम दोनों हैं ना तुम्हारे साथ, रोना बंद करो और चलो खाना खा लो। जियान यानली उनको किचन में लेके जाती हैं और उन्होंने उनके लिए लोटस रिप सूप बना के रखा था दोनों के लिए। वो उस सूप को लेकर आती हैं और वीजिंग को और जियांग चैंग को देती हैं खाने के लिए। वीजिंग जैसे ही सूप पीता है तो वो कहता है सेजे, आप वर्ल्ड की बेस्ट शेफ़ हो जो इस सूप को इतने अच्छे तरीके से बनाती हो, इसे पीने के बाद तो मेरी सारी थकान मिट जाती है। जियांग चैंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है इस बात को सुन के कि क्या तुम चुप रहकर खाना नहीं खा सकते हो, खाने के टाइम पर भी बात करना ज़रूरी है। इसके बाद यहाँ से ये लोग खाना पीना खा के अपने अपने रूम में सोने के लिए चले जाते हैं, और जियान यानली जाते हुए भी कहती हैं कि वीजिंग, इस विषय में हम कल बात करेंगे तुम्हारी जॉब के लिए, तुम उस जगह पर जॉब करने नहीं जाओगे। और जियान यानली ने जो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली बोला था, वीजिंग अपने सिर को हाँ में नोट करता है और वहाँ से अपने रूम में चला जाता है सोने के लिए। लेकिन वो सो नहीं रहा था, वो सो नहीं पा रहा था, उसको कुछ याद आ रहा था, और वो अपनी आंखें बंद करके ना उस चीज़ को याद करने लगता है। और वो गाइस एक बहुत ही हैंडसम सा फेस था जिसे वो याद कर रहा था, बहुत ही ज़्यादा हैंडसम, एक टॉल बॉय, बहुत ज़्यादा हैंडसम, सुंदर। उसके फेस पर कहीं भी कोई भी स्क्रैच तक नहीं है, एक पॉइंट तक नहीं है, कट का या इंक का कुछ भी नहीं। प्योर वाइट क्लॉथ्स में वो इंसान आज बाहर आया था, और वीजिंग को ही ऑर्डर किया गया था उसको ड्रिंक देने के लिए। यहाँ पे गाइस वीजिंग जो है वो जॉब करता है एक बियर बार में, बार है उसमें,
वीइंग उस फेस को याद करने की वजह से, उस फेस को जब से वीइंग ने देखा है उसका सारा का सारा ध्यान उस फेस पर ही जा रहा है कि कोई इंसान इतना हैंडसम कैसे हो सकता है। उसको वही फेस याद आ रहा होता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है दूसरी जगह। हमें एक घर दिखाया जाता है जो कि प्योर वाइट बिल्डिंग है। उस बिल्डिंग का कलर प्योर वाइट है। वो बहुत बड़ा घर है, उसमें स्विमिंग पूल है, जिम है, बहुत कुछ है और वो पूरा का पूरा वाइट है वो बिल्डिंग। उस वाइट बिल्डिंग के मेन डोर पर एक कार आके रुकती है सिल्वर कलर की। उस कार के आते ही जो गेट कीपर होता है वो आके डोर को ओपन करता है। वो कार अंदर जाती है और उसमें से एक इंसान उतर के उस घर के अंदर चला जाता है। उस घर में जाके वो अपने रूम में जाता है एक में, और उस रूम में जाने के बाद वो शावर लेता है। और शावर लेते टाइम जब वो बाथ टब में बैठा हुआ था तो वो आंखें बंद करके सिर्फ वीइंग के बारे में ही सोच रहा था। और वो इंसान और कोई नहीं गाइस, लेन वांगजी था। लेन वांगजी आंखें बंद करके सिर्फ और सिर्फ वीइंग के बारे में सोच रहा था। उसको सिर्फ और सिर्फ वीइंग दिखाई दे रहा था। आंखें बंद करते ही उसको वीइंग का ना फेस अपने सामने दिखाई दे रहा था। उसको ऐसा लग रहा था कि वीइंग उसके सामने है। उसको शावर लेते लेते पता ही नहीं चलता कि कितना टाइम हो गया। वीइंग को देखते देखते उसको पता ही नहीं चलता कि कितना टाइम हो गया। और वो जब अपनी आंखें खोलता है और अपने बाथ टब के पास टेबल पे अपनी वॉच को उठा के टाइम देखता है तो उसे पता चलता है कि वो पिछले 3 घंटे से बाथ ले रहा है। वो उसमें से बाहर निकलता है बाथ टब में से, अपने शरीर को क्लीन करता है, अपने पानी को सुखाता है बॉडी के, और जाके अपने बिस्तर पे सो जाता है। और वो सोने से पहले एक कॉल करता है गाइस किसी को। उस कॉल पे वो कहता है कि उस लड़के के बारे में पता करो, वो कौन है, वो क्या करता है। तब सामने से आवाज़ आती है, बॉस कौन सा लड़का। तभी लेन वांगजी इतनी तेज़ चिल्लाता है और कहता है कि वही लड़का जिसने आज मेरे ऊपर ड्रिंक गिरा दी थी। तब सामने से आवाज़ आती है, बॉस बताइए क्या हमें उसके साथ कुछ करना है, क्या मैं उसे किडनैप कर लाऊं, क्या हम उसके हाथ पर काट दें। इस बात को सुनकर लेन वांगजी को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और लेन वांगजी और ज़्यादा तेज़ चिल्ला के कहता है, उसे हाथ भी लगाया तो मैं तुम्हारे हाथों को काट दूंगा। बस इतना पता करो कि वो वहाँ पर जॉब क्यों करता है और वो कहाँ रहता है, वो किसका लड़का है, क्या है उसका फैमिली बैकग्राउंड चेक करो, वो उस जॉब को क्यों कर रहा है ये चेक करो, और मुझे उसका नाम भी बताओ, उसका नाम क्या है ये भी पता करो, उसके बारे में सब कुछ सारी डिटेल्स मुझे पता करके दो। और अगर तुमने उसको खरोंच भी पहुंचाई या किसी और ने भी पहुंचाई तो मैं तुम्हें जान से मार डालूँगा। उसकी हिफाजत करनी है तुम्हें आज से। ऐसा कह के लेन वांगजी वेट करता है 1 सेकंड तक सामने से जवाब आने का। तभी सामने से आवाज़ आती है कि ओके सर, मैं पूरा ध्यान रखूँगा, ख्याल रखूँगा, उस लड़के को कोई भी चोट ना पहुँचाए, मैं एकदम बहुत ज़्यादा उस पर नज़र रखूँगा और मैं आपको कल तक सारी डिटेल ला के दे दूँगा। ये कह के वो फ़ोन कट हो जाता है। लेन वांगजी अपने बिस्तर पे लेट जाता है, लेकिन उसको सोने के बाद ना वीइंग का सपना आता है कि वीइंग, अब हमें वांगजी के सपने में दिखाया जाता है कि वांगजी कितना एकदम बहुत ही ज़्यादा लस्ट भरा सपना देखता है वीइंग को लेके। वांगजी अपने सपने में देखता है कि वो वीइंग को किस कर रहा है अपने रूम में अपने बेड के ऊपर, और वीइंग उसके नीचे है, वो उसके ऊपर है, वांगजी उसके ऊपर है, और वांगजी वीइंग को किस कर रहा है और वीइंग भी वांगजी को बैक किस कर रहा है लिप्स पर। एंड वो नेकेड हैं दोनों, वो दोनों ही नेकेड हैं। वांगजी वीइंग को अब धीरे धीरे पूरी बॉडी पे हिक्कीज़ देने लगता है, बहुत ज़्यादा हिक्कीज़ देता है। वांगजी बहुत ज़्यादा अराउज्ड हो चुका था। वीइंग उससे रिक्वेस्ट कर रहा होता है, वीइंग भी अराउज्ड है और वो उससे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ वांगजी करो ना प्लीज़, ऐसे करके रिक्वेस्ट कर रहा होता है वीइंग। एंड वांगजी की तभी आँख खुल जाती है, वो सोते सोते जाग जाता है और वो कहता है शिट, मैं ये क्या सोच रहा हूँ अभी से ऐसा। और उसके इतना अराउज्ड होने की वजह से उसका पूरी बॉडी हॉट हो गई थी, पूरी बॉडी स्वेट कर रही थी।
वांग जी जब अपनी ऐसी हालत देखता है तो वो बहुत ज़्यादा सेम फील करता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, एक लड़के की वजह से ऐसा कैसे हो सकता है। आज तक मैंने कभी किसी लड़की को भी डेट नहीं किया और एक लड़के की वजह से ऐसा हो गया मेरे साथ। वो अपनी हालत को देख के खुद पर ही बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा फील कर रहा होता है, शर्म फील कर रहा होता है और वो तुरंत उठ के जाता है बाथरूम में, अपने आप को क्लीन करता है, अपने आप को हैंड जॉब भी देता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टाइट हो गया था, बहुत ज़्यादा स्टिफ हो गया था वो वहाँ पे। उसका जो प्रॉपर्टी है वो बहुत ज़्यादा अराउज्ड हो चुकी थी, इस वजह से वांग जी अपनी प्रॉपर्टी को हैंड जॉब देता है। उसके बाद वो सावल लेता है और सावल लेकर जब वो बाहर आता है बाथरूम से तो उसे पता चलता है कि सुबह के 6 बजे रहे। अब वो सो नहीं सकता है, उसे कंपनी भी जाना है तैयार होके। वो एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन का बेटा है तो वो अब सो नहीं सकता, उसको जाना होगा। वो अपना रेडी होता है, रेडी होके वो जैसे ही 7:30 बजे उनके घर में ब्रेकफास्ट होता है वांग जी के घर में। बट आज वांग जी पूरे 7 बजे से पहले ही ब्रेकफास्ट टेबल पर पहुंच चुका था और वो किसी से कुछ भी नहीं कहता है। वो बस बैठकर सबका इंतज़ार कर रहा होता है कि हाँ सब लोग अपने अपने टाइम से आ जाएंगे, मैं जल्दी आ गया हूँ तो क्या हुआ, और सबको जल्दी आने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही ठीक 7:30 बजते हैं तो सबसे पहले टेबल पर, ब्रेकफास्ट टेबल पर लेन क्रैन आते हैं और लेन क्रैन जब देखते हैं कि वांग जी पहले से ऑलरेडी बैठा हुआ है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि क्या वांग जी रात को घर पे सोया था। ऑब्वियसली अक्सर ऐसा होता है गाइस कि वांग जी मीटिंग्स की वजह से घर पर नहीं आ पाता है, वो लेट हो जाता है तो फिर वो घर नहीं आता है, वो किसी भी होटल में रुक जाता है और वहीं पे सो जाता है। इस वजह से वो ब्रेकफास्ट टेबल पर ज्वाइन नहीं कर पाता अपनी फैमिली को। इसलिए वांग जी को ऐसे सुबह सुबह मॉर्निंग में देख के उसके अंकल लेन क्रैन बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तभी वहाँ पर उसका भाई आता है लेंसी चैन, जो कि एक कॉलेज में प्रोफेसर है। वो आता है, वो ऐसे वांग जी को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि वांग जी तुम यहाँ पर। तब वांग जी कुछ पूछना चाहता था लेकिन वो पूछता नहीं है। वो अपने भाई से पूछना चाहता था कि भाई आपने जैसे डेट किया किसी को, ऐसे डेट करने के लिए पूछते हैं जब, तो कैसे करते हैं, कैसे पूछते हैं। अभी हमें नहीं बताया गया है कि लेंसी चैन किससे डेट करते हैं, वो हमें अभी आगे पता चलेगा। तभी वहाँ पर जैसे ही वांग जी पूछने वाला था तभी वहाँ पर उसके डैड आ जाते हैं। लैन हुआ आके कहते हैं वांग जी तुमने आज हमें ज्वाइन किया है क्या, कल कोई मीटिंग नहीं थी। तब वांग जी बो डाउन करता है अपने फादर को, अपने अंकल को, अपने ब्रदर को, तीनों को एक साथ बो डाउन करता है क्योंकि ये एक के बाद एक तीनों लगातार आ गए थे और पहले वाली की बात पूरी नहीं हुई थी तब तक दूसरा आ गया था और दूसरे की बात पूरी नहीं हुई तब तक तीसरा आ गया। तो इस वजह से वांग जी तीनों को एक साथ बो डाउन करता है और कहता है कि कल मीटिंग थी बट वो जल्दी ख़त्म हो गई और मेरे पास टाइम था इतना कि मैं घर तक आ सकता था, इसलिए मैं घर आ गया और कुछ नहीं। इतना कह के वो अपना ब्रेकफास्ट करना इंतज़ार करने लगता है क्योंकि अब वो अपने डैड के सामने नहीं पूछ सकता है अपने भाई से ही किसी को डेट कैसे करते हैं, बिकॉज़ उसके मदर की डेथ कुछ टाइम पहले ही हुई है, समथिंग 2 या 3 साल हुए होंगे। और उसकी मॉम की डेथ की वजह से उसके फादर बहुत ज़्यादा ही मेंटली डिस्टर्ब हो गए थे, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में चले गए थे, टेंशन में, और उन्हें बहुत ज़्यादा अकेला फ़ील होता था, जिस वजह से वांग जी को पूरा बिजनेस संभालना पड़ा। लेकिन वांग जी ने इस तरह से बिजनेस को संभाला है कि जो कंपनी पूरी कंट्री में 44 नंबर पर थी वो 3 सालों में इतना बिल्डअप हो चुकी है कि वो फर्स्ट नंबर पर चल रही है पिछले 1 साल से। वो सारी की सारी मेहनत वांग जी ने की है उस कंपनी को 44 से 1 पे ले जाने की,
सारी मेहनत वांग जी ने की है, तो इस वजह से कोई कुछ कहता नहीं है वांग जी से। वांग जी जैसे भी बात करे या जो भी कुछ करना चाहे उसको सब करने देते हैं, और सबको पता है कि वांग जी को कोई पसंद नहीं है, किसी के साथ उसका अफेयर नहीं है, तो वो लोग इस सब्जेक्ट में वो बात ही नहीं करते हैं। हालांकि उसके डैड ने जब उसकी मदर जिंदा थी, डेथ नहीं हुई थी, तब उन्होंने वांग जी के लिए एक डेट फिक्स करी थी, बिकॉज़ उन्हें पता है कि वांग जी किसी से भी ज़्यादा नहीं बोलता है अपनी मदर के अलावा और अपने ब्रदर के अलावा। इस वजह से उन्होंने एक डेट फिक्स करी थी, लेकिन वांग जी उस डेट पे गया तो था, वहाँ पर उस लड़की के सामने उसने कुछ भी नहीं बोला, और जब उसने बोला तो वो लड़की वहाँ से भाग गई थी। लिटरली वो लड़की इतना डर गई थी। उसने वांग जी से बस इतना पूछा था कि तुम्हें क्या पसंद है। तब वांग जी ने अपनी डार्क वॉइस में, एकदम उसकी जो कोल्ड वॉइस है ना, उसको ना सब लोग डार्क वॉइस कहते हैं, उसमें उस वॉइस में वांग जी ने बोला कि नहीं, मुझे कुछ भी पसंद नहीं है, मुझे बस मेरी फैमिली पसंद है। इतना कहने की देर थी, उस लड़की को ऐसा लगा कि वांग जी उसको डरा रहा है, वो वहाँ से भाग गई। उसके बाद से उसके डैड ने और उसके अंकल ने कोई भी डेट फिक्स नहीं की है, बिकॉज़ वांग जी को किसी से भी प्यार नहीं है और वो शादी नहीं करना चाहता है ऐसे किसी भी अनजान इंसान से जो उसकी फैमिली को पसंद ना करे, जो उसकी फैमिली के बारे में ना सोचे। वो ऐसे इंसान को नहीं चाहता है अपनी लाइफ में, इसलिए उसने नहीं किया है। अब ये लोग ब्रेकफास्ट करने लगते हैं, तभी वांग जी कहता है कि ब्रदर, क्या आपको आज मैं ड्रॉप कर दूं आपके कॉलेज तक। तब लैंसी चैन थोड़ा सा सोचते हैं, लेकिन फिर वो कुछ नहीं सोचते हैं, कहते हैं कि हाँ वांग जी तुम कर देना मुझे ड्रॉप, कोई बात नहीं, मैं ड्राइवर से मना कर दूँगा। इसके बाद हमें सीन शिफ्ट होके थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। वांग जी अपने ब्रदर को अपनी कार से उनके कॉलेज तक छोड़ने के लिए जाता है, ड्रॉप करने जाता है। जैसे ही लैंसी चैन कार में से उतरने वाले होते हैं, तभी वो कहते हैं, उतरते उतरते वो रुक जाते हैं और वापस बैठ जाते हैं और कहते हैं, वांग जी तुम मुझसे क्या पूछना चाहते हो, मुझे बताओ, मैं हर बात का उत्तर दूंगा तुम्हारी, पूछो तुम्हें क्या पूछना है। तभी है क्या है, वहाँ पे लैंसी चैन के पास जियांग चैंग आ जाता है और वो कहता है कि जल्दी से बाहर निकलो, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी काम है, मुझे तुमसे बात करनी है। और उसको इतना जल्दी में देख के लैंसी चैन तुरंत कार से उतर जाते हैं, ये कहते हुए कि वांग जी 1 मिनट रुको, मैं ज़रा बात कर लूँ आचिंग से। जियांग चैंग कहता है कि प्लीज़ मेरे साथ चलो, बहुत ज़्यादा बड़ी ना एक प्रॉब्लम आ गई, प्लीज़ मेरे साथ चलो। ऐसा कह के वो लैंसी चैन को अपने साथ ले जाने लगता है। तभी उसका ध्यान जाता है कि लैंसी चैन हर रोज़ जिस कार में आते हैं ये वो कार नहीं है, ये कोई और कार है। तभी लैंसी चैन कहते हैं कि ये मेरे ब्रदर की कार है और वो है इसमें बैठा हुआ है। तभी जियांग चैंग कहता है कि अच्छा ठीक है, और वो वांग जी की साइड बो डाउन होता है, क्योंकि उसको पता है कि वांग जी उससे बड़ा है एज में। जियांग चैंग वांग जी से भी छोटा है एज में, इसमें एफएफ में। वो बो डाउन करता है और कहता है कि अगर आपको अपने भाई से बात करनी है सचिन तो आप कर लीजिए, लेकिन मेरी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बड़ी है, प्लीज़ मेरी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करवा दीजिए। तब लैंसी चैन वांग जी से कहते हैं कि वांग जी हम इवनिंग में बात करें। वांग जी अपने सर को हाँ में नोट करता है और वहाँ से अपनी कार लेके चला जाता है। इसके बाद लैंसी चैन जियांग चैंग को लाइब्रेरी लेकर आते हैं और कहते हैं प्लीज़ शांत हो जाओ वरना कॉलेज में सबको पता चल जाएगा। तभी जियांग चैंग कहता है कॉलेज में सबको पता है। तब लैंसी चैन कहते हैं तुम्हारे और मेरे बारे में सबको पता है, लेकिन तुम्हें जो भी प्रॉब्लम हो रही है उसके बारे में सबको पता चल जाएगा, इसलिए थोड़ा धीरे बोलो। तब जाके जियांग चैंग को एहसास होता है कि वो कितना तेज़ बोल रहा होता है। लाइब्रेरी में ऑब्वियसली जितने भी लोग थे उन सब ने जियांग चैंग की आवाज़ को नोटिस कर लिया था, सुन लिया था। इसके बाद जियांग चैंग कहता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, मेरे कुछ भी ना समझ में नहीं आ रहा मुझे। तभी लैंसी चैन कहते हैं प्लीज़ पहले शांत हो जाओ और बैठो। उसे एक चेयर पे बिठाते हैं, पीने के लिए पानी देते हैं। जियांग चैंग उस पानी को पी लेता है 2 घूंट और फिर रख देता है गिलास को और कहता है कि वीजिंग खतरे में है, मैं क्या करूं। लैंसी चैन इस बात को सुन के कहते हैं कि
कैसे खतरे में है, मुझे बताओ। तब जियांग चैंग सारी बातें बताता है कि जो भी कुछ हुआ था, कि वीजिंग कहाँ पे जॉब कर रहा है। वो एक बियर बार में जॉब कर रहा है, जो कि वो जो बार है, वो बार तुम्हारे जो जितने भी वो है ना बिजनेसमैन, उनमें से जो तुम्हारे राइवल हैं जिन्स, उन जिन्स के बार में वो काम कर रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है। इस बात को बोलने में जियांग चैंग ने इतना टाइम लिया कि लैंसी चैन तो घबरा ही गए थे, लेकिन वो और ज़्यादा घबरा गए थे जब उन्हें पता चला कि उनके ही राइवल, उनकी फैमिली के जो राइवल हैं, जिनकी वजह से उनकी मदर की डेथ हुई है, उनके ही बियर बार में वीजिंग इस समय जॉब कर रहा है। वो भी बहुत ज़्यादा वरिड हो जाते हैं। वो कहते हैं कि वीजिंग वहाँ पर जॉब क्यों कर रहा है। तब जियांग चैंग कहता है कि ये बात मैं तुम्हें नहीं बता सकता हूँ कि वीजिंग वहाँ पर जॉब क्यों कर रहा है। मुझे बस इस समय ये बताओ, मैं ये चाहता हूँ कि तुम वीजिंग को कोई जॉब दिलाओ अच्छी सी, प्लीज़। कोई एक ऐसी जगह बताओ अच्छी जहाँ पर वीजिंग जॉब कर सके। तब लैंसी चैन थोड़ा सोचते हैं और कहते हैं कि वीजिंग मेरे भाई की कंपनी में जॉब कर सकता है, मैं अपने भाई से बात करके देखता हूँ। गाइस, यहाँ पे जियांग चैंग एंड लैंसी चैन ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं। वो दोनों लवर्स हैं। और आज के पार्ट को गाइस मैं यहीं पे कंप्लीट कर रही हूँ। आप लोगों को जैसा भी लगा हो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। और ये एक मैंने लिखी है FF, तो आपको ये कहीं पे भी नहीं मिलेगी सिवाय मेरे चैनल के। एंड टेक केयर, टाटा बाय बाय। स्टोरी की स्टार्ट